और हम बनाने वाले थे उसको थोड़ी देर बाद ही पहले ही मेरे को भी जेल में डाल दिया गया। और तभी मैंने सोच लिया पर कोई रोकने वाला नहीं है, अब अपने सामने कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जन्म पैदा जेल में होकर और कंस को मारा था जो सबसे बड़ा कंस। तो जिस भगवान का जन्म जेल में हुआ हो, उसी जेल से आज निकल कर आपके बीच में आया हूँ। और मुझे हर नाव दौरा पकड़ा गया। जिले में हाड़ौती में जो बड़े नेता बैठे हैं, उन्होंने ये सोचा कि टिकट तो हम शायद इसका काट नहीं पाएंगे, चुनाव इसको हरा नहीं पाएंगे, पर नरेश का ऐसा ताबीज कर दो कि जब तक चुनाव निपटे जब तक ये जेल में पड़ा रहे, जेल में सड़ जाए और ये चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए। ये सोचकर कि ये चुनाव खत्म हो गए तब तक जेल में पड़ा रहेगा। आगे लेडीज खड़ी होगी, इनको बिठाओ, इनको बिठा दो, बिठाओ ना टेंशन फोटो और उन्होंने सोचा कि ये जो हाड़ौती में कांटा पैदा हुआ इस कांटे को निकाल कर फेंक दो, इस कांटे को खत्म कर दो। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो कांटा पैदा हाड़ौती में हुआ है ये कांटा नहीं है, ये नासूर बन चुका है। अंग्रेजी बुनिया को काटो नहीं, अंग्रेजी बुनिया अगर ये कांटा है काटेगा भी सही, जब भी वो दर्द खत्म न होगा, दर्द कम न हो। और ये पहली बार हुआ है कि अपने खिलाफ जब दिनेश झारखंड का आंदोलन अपने गौघाट पे कर रहे थे तो इन्होंने 2 मुकदमे मेरे खिलाफ लगाए और मेरे खिलाफ नहीं, 7 जनों के खिलाफ तो मोटपुर के थाने में और 25 जनों के खिलाफ अटू के थाने में 2 मुकदमे दर्ज एक ही जगह किए, जबकि सरकारों में प्रशासन में मुकदमा लगता है पर उसने एक जगह थानों में मुकदमा कराया है और परमानेंट इलाज कराने का निवेश पीड़ा का प्रयास किया। मैं जब पिछले दौर में पिछले समय से पहली बार आप हाड़ौती में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में किसान नेता हुए हैं जिन्होंने किसानों की लड़ाइयां लड़ी है, वो कांग्रेस है लड़ते हैं। और आपने नाम भी सुना होगा कि राकेश टिकैत, उनके पिताजी महेंद्र टिकैत, चौधरी चरण सिंह जी, राजेश जी पायलट साहब, ये सब किसानों की सेवा करते थे। महाराष्ट्र में शरद पवार जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, ये वो नेता इस देश में हुए जिन्होंने केवल किसानों के हितों के लिए और गरीब और शोषित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरे भाइयों, मैं भी सपना देखता था कि मैं कभी न कभी मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं हाड़ौती की जनता को जगा पाऊं और हाड़ौती में भी किसानों का भला करने के लिए किसानों को जगाऊं और किसानों की लड़ाई लड़ूं। हम सब लोग पहले ज्वार बाजरा बोते थे, ज्वार बाजरा खा के टाइम पास करते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ नया अनाज आया, गेहूं। जब से गेहूं पैदा होने लगा, पहले केवल पेट भरने के लिए हमारी हाड़ौती में हम केवल खेती करते थे। और कंडीशन मुझे पता है कि जब हम ज्वार बाजरा होता नहीं था, ज्वार जब हमारे होती थी तो निकलते ही सबसे पहले खेत से ज्वार निकाल के और गांव के पटेल के घर या गांव के बोरा के घर देते, घर पूरी रख के आ जाते थे। फिर उसका मन करता था कि पटेल आपको ज्वार वापस देगा कि नहीं देगा, वो बोरा ज्वार आपको देगा कि नहीं देगा।
लेकिन हमारा पैदा इतनी ज्वार होती थी जिससे केवल हमारा पेट भरता था, हमारे माँ बाप, हमारे जो पूर्वज है उनका पेट भरता था। लेकिन उसके बाद अपने क्षेत्र में गेहूं की पैदा होने लगी और गेहूं की पैदा होने लगी और उसके बाद जब पहली बार एक कुएं खोदने लगे, पानी की व्यवस्था होने लगी, तो हमारे 2 बीघा 4 बीघा में हम पीवत करते थे। तो गेहूं भी हम उतना ही पैदा करते थे जितना हमारा पेट भर जाए, हमारा अन्न हो जाए और घर का काम चल जाए। बाकी जो हमारे जो बड़े खेत थे जिनमें पानी सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, उनमें तो जो पैदा होती थी वो कभी बारिश हो जाए तो ठीक, हकाई चुदाई टाइम पे हो जाए तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं होता था, हमें पता है। लेकिन जब थोड़ा बहुत किसानों के पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगा, उन्होंने कुआं खोदना चालू किया और मैं देखता था जब उन्होंने कुएं खोदे सबसे पहले, उन कुओं से जैसे उन्होंने अपने खेतों को सिंचित करने लगे, उन कुओं में पानी बीत गया। फिर जब कुओं में पानी बीत गया तो उसके बाद एक वो मशीनें आती थी ट्यूबवेलों की, जो कुओं में होल करती थी, वो मशीनें हमारे लोग लाए। वो मशीनें जब कुओं में लगने लगी, वो भी 1-2 साल चली, वो पैसा भी वेस्ट चला गया। पहले कुएं का पैसा गया, फिर वो कुओं में जो ट्यूबवेल की, वो ट्यूबवेल को पैसा चला गया। उसके बाद हमारे लोग ट्यूबवेल भी अपने क्या बोलते हैं समरसीबल कराने लगे ताकि उनके खेतों का पानी मिल जाए। और आज कंडीशन ये आ गई, जो हमने वो ट्यूबवेल भी कराई उसका भी पानी सूख गया और जिनमें पानी था उसमें वाटर लेवल इतनी चली गई कि आज अगर कोई मोटर डालता है, समरसीबल मोटर उसमें डालता है, उसका खर्चा इतना आता है कि एक होल कराने के 2 लाख रुपए का खर्चा है। एक होल कराने का 2 लाख का खर्चा है। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पीड़ाएं हम अब तक झेलते आए हैं, ये किसान यहाँ का अब तक मरता आया है, लेकिन कभी भी किसी नेता ने, यहाँ के हाड़ौती के नेता ने ये नहीं कहा कि कैसे हम करके इन किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का प्रयास करें। आज दिन तक नहीं कहा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जगनेटर की खेती होती थी 2-3-5 साल पहले। जगनेटर की खेती मैंने देखी है। जब हम 8 से 9 से पढ़ के आते थे या 12 से आते थे तो ये देखते थे कि खेतों में सर्दियों के टाइम पे ऐसा लगता था जैसे कोई सम्मेलन हो रहा हो, चारों तरफ लट्टू लट्टू चुपते थे और वो लट्टू जगनेटर के हुआ करते थे। और एक जगनेटर में 3 लीटर डीजल, एक जगनेटर में 3 लीटर डीजल चलता था। उसके बाद केवल किसान यहाँ का डीजल का पैसा देने में लगा देता था। आड़ोती के किसानों के पास ट्रैक्टर खरीद लिया तो जो अब तक की कमाई वो चली जाती है, कोई होल करा लिया तो अब तक की कमाई वो चली जाती है, किसी के बच्चे का कहीं स्कूल कॉलेज में नंबर आ जाए तो पूरी कमाई चली जाती है। आड़ोती के किसानों ने केवल अपने बच्चों को पालने के लिए और अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं कमाया। इसके अलावा आड़ोती के किसानों के पास कुछ नहीं है। जबकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो किसान है, जो गन्ना की खेती करते हैं, वो महाराष्ट्र के किसान गन्ना की खेती करते हैं, वो गन्ने की मीलें लगी हुई है, मीलें, और वहाँ के किसान खुद की फैक्ट्रियां लेके बैठे हैं। वहाँ के किसानों के पास खुद की फैक्ट्रियां हैं, खुद के कारोबार है, खुद की दुकानें हैं। और आज वहाँ के किसान, आप जाओगे तो सबके सब करोड़पति अरबपति मिलेंगे। आज सिक्योरिटी में चले जाओ, जहाँ रेगिस्तान था, जो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, वो जब आप रामदेवरा गए होंगे, बाबा रामदेवरा की जब आप यात्रा जाते हैं तो पूरा रेतीला एरिया है, वहाँ बंजर जमीन थी, उस रेत में कुछ नहीं होता था। लेकिन वहाँ के नेता इतने मजबूत थे कि आज से बरसों पहले इंदिरा गांधी नेहरू उस एरिया में ले आए और उसने इंदिरा गांधी का फर्क ये पड़ा कि आज जैसलमेर, गंगानगर पूरा एरिया हरियाणा बन चुका है, चारों तरफ हरियाली छा चुकी है और वहाँ के किसान भी सब स्कॉर्पियो और सफारी में बैठते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में किसानों के पास चले जाओगे, हर घर में गाड़ी मिलेगी, हर घर में सफारी मिलेगी, हर घर में हर किसान के बच्चे दिल्ली और जयपुर में नौकरियां करते हुए और कारोबार और प्रॉपर्टी कारोबार, अन्य कारोबार से जुड़ते हुए मिलेगी। लेकिन मेरी इस कोटा बारा बूंदी झालावाड़ के इस एरिया में आज दिन तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने किसानों को जगाया हो, जिसने किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी हो। मेरे गाँव के, मेरे आसपास के लोग जानते हैं, जब जगनेटर चलते थे और मैं खेती करता था, मुझे दुख होता था। 3 लीटर घंटा का जगनेटर खाता था, 12 घंटे का हिसाब जोड़ते थे, कोई लेना देना नहीं था। फिर मैंने डंडा उठाया, बिजली वालों का इलाज किया, पूरे एरिया में लाइट खंबे लगवाए। इस एरिया में एक भी जगनेटर की आवाज नहीं आती। लेकिन दुख इस बात का होता है, वो जगनेटर चला गया, लाइट का बिल भी बंद हो गया, लेकिन अभी भी काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो मोटर होल में जो डालते हैं हम,
उस एक मोटर अगर एक बार जल जाती है तो उसका खर्चा होता है 5,000 रुपए, और उस मोटर को जब निकाल लेते हैं तो उसको सुधराने में लगते 3 से 4 दिन। और जब हम मोटर की और टोपल की जो खेती करते हैं उसमें हमें इतने मजदूर रखने पड़ते हैं, महीनों तक खेतों में पानी करनी पड़ती है, खेतों में पड़े रहना पड़ता है। आपका बेटा चाहता है, अगर आपका बेटा ये जो 20 साल 25 साल से पहले से एमएलए बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, अगर आपका बेटा होता तो ये पर्वन वरिष्ठ परियोजना का जो जिन्होंने अटका रखा है, हम जब बच्चे थे, हम छोटे थे, तब से सुनते थे और पर्वन में एक डैम बनेगा, पर्वन का पानी आगे आएगा। हमारे 20 साल पहले से आधी जनता तो डोबरे मर गए, बेचारे चले गए, ये सपना देखते हुए चले गए कि जो जिस गांव में नेड़ आती है वहाँ कितना फायदा है। हमारे एरिया में नेड़ आ गई, कई लोग मर गए, और मुझे लगता है जिस तरह से काम चल रहा है हो सकता है 10 साल भी पर्वन का पानी हमारे खेतों को नहीं मिले। लेकिन आज दिन तक यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के एमएलए को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के एमएलए और यहाँ के मंत्री केवल आपसे वोट मांगने आते हैं, चुनाव के समय आपके पास आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं है। मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिनको एमएलए मंत्री आप बनाते हो वो केवल रोड बनाने के लिए नहीं है, वो केवल हेडपंप लगाने के लिए नहीं है, वो मंत्री एमएलए इसलिए बनाए जाते हैं कि जब किसान की फसल निकल जाए, जब किसान की फसल तैयार हो जाए और जब वो मंडी में जाए तो सबसे पहले समर्थन मूल्य कांटों पर उस किसान की फसल का समर्थन मूल्य में कांटे में तुलनी चाहिए। लेकिन आप देख लो, पिछली बार सरसों 7,000 हो गई और इस बार जब सरसों का भाव कम हो गया एक भी कांटा नहीं लगा, एक भी कांटा नहीं लगा। लेकिन एक भी एमएलए और मंत्री ये नहीं कहा कि कांटे लगने चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह बहुत बुरी कंडीशन, समर्थन मूल्य में कांटे लगने चाहिए। आज हमारे से केसीसी के नाम पर ये बीमा के पैसे लेते हैं, हर किसान से 2-2 हजार रुपए काटते हैं, लेकिन फसल बीमा का पैसा इस एरिया में किसी के पास नहीं आया। किसी के पास जो फसल बीमा के पैसे हैं वो किसी को नहीं मिलते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो मैं किसानों की बात निकला हूँ, किसानों की बात जब सड़कों में कर रहा हूँ तो पूरी हाड़ोती ने मुझे पलक पावड़े बिछाकर मेरा स्वागत कर दिया, मुझे आशीर्वाद दे रही है। और आज आप सब देख लो, आज अब तक तो हमने जब रैली तैयारी करते थे तो लोगों से फोन करते थे, संदेश करते थे, लेकिन जब आपके बेटे को जेल में डाला गया, आपके बेटे की राजनीति हत्या करने की कोशिश की गई तो पूरी 12 जिला चौक हो गया और पूरी 12 जिले की पुलिस को नतमस्तक होना पड़ा, आपके बेटे को छोड़ना पड़ा। ये आपकी ताकत थी, ये किसानों की ताकत थी, युवाओं की ताकत थी, जो एसपी को झुकना पड़ा, आईजी को झुकना पड़ा, पूरी राजस्थान की पुलिस को झुकना पड़ा। नहीं तो आप जानते हो, जो मंत्री बेटा है वो सीधा सीएम से बात करता है, सीएम से सेटिंग है। पहले भी मुझे कवाई के मामले में 1 महीने जेल रखा था, लेकिन उस समय इतनी ताकत हमारे साथ नहीं थी। लेकिन आज इस ताकत के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया, पूरा प्रशासन झुक गया। और अब तो कंडीशन ये आ गई कि आपका बेटा जब सड़क पे निकलता है तो पहले आपने मंत्री एमएलए देखे होंगे जिनके आगे पुलिस की जीपें चलती थी। अगर अब आपका बेटा जाता है तो पुलिस की जीप आपके बेटे की सुरक्षा के लिए आगे आगे मैं अब आपको कल का घटनाक्रम बताता हूँ। मैं कल छबड़ा में किसान रैली में गया, मेरे को जानते, मैं या तो अड़ता नहीं, और मैं अगर अड़ गया तो ना मैं बंदूक से डरता हूँ, ना लाठी से डरता हूँ। मैं जिंदगी में कभी भी कोई प्रेस्टीज बनाता ना हुई हूँ, अपनी इज्जत को नाक का दाव नहीं बनाता। लेकिन अगर मैंने बढ़ा लिया तो मैं कभी जिंदगी में पीछे पीठ नहीं दिखाता, पीछे नहीं हटता। और यही कारण है कि अब तक मैं राजनीति में बिना पद के भी जिंदा रहा। 20 साल तक मेरे को जो जयपुर में युवाओं ने जिंदा रखा वो केवल इस बात से युवाओं ने जिंदा रखा कि हमारा भाई जहाँ खड़ा रहता है, जहाँ रहता है, वो पीठ दिखाकर भागता नहीं, चाहे मर जाए, चाहे गोली चल जाए, चाहे लाठी चल जाए। कल इसी तरह की कंडीशन मेरे साथ छबड़ा में भी हो गई। छबड़ा में मेरे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी जब ये था कि या तो नरेश तू जेल जा या फिर तूने जो अब तक कमाया है उसको यहाँ खो दे। और जब वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के एटीएम ने सब किसानों की बेइज्जती करी, मैंने कहा एटीएम जब तक माफी नहीं मांगेगा नरेश बिना पीछे नहीं हटेगा। और जब एटीएम ने माफी नहीं मांगी, एटीएम ने 1-2 घंटे माफी नहीं मांगी, तो आपके बेटे ने कहा
या तो एटीएम माफी मांग ले, नहीं तो ट्रेन की पटरी पे चढ़ूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब उसने माफी नहीं मांगी तो या तो बाबा कर्नल फैसला पटरी पे चढ़ा था, या आपका बेटा छपरा की ट्रेन की पटरी पे चढ़ा। छपरा की ट्रेन की पटरी पे जब मैं चढ़ा था, तब मैं सोच रहा था कि छपरा की ट्रेन की पटरी पे जब चढ़ूंगा तो हो सकता है लाठीचार्ज हो जाए, हो सकता है गोली चल जाए, हो सकता है कुछ और हरकत हो जाए, और हो सकता है कि क्योंकि अभी हम नए नए यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए आंदोलन करना सिखा रहे हैं, हो सकता है अभी ये ट्रेंड नहीं हुआ है, हो सकता है नरेश तेरे को छोड़ के भाग जाए, तो क्या होगा? तो मैं जब वहाँ ट्रेन की पटरी में पूगा तो मैंने देखा कि यहाँ हजारों नरेश मीणा बन चुका है। हर व्यक्ति के अंदर नरेश मीणा घुस चुका है। नरेश मीणा मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मैंने देखा कि जब मैं ट्रैक्टर लेके पटरी पर चढ़ा तो हजारों नरेश मीणा उस पटरी पर बैठे हुए। ना उनके चेहरे में डर था, ना उनके दिमाग में डर था। उनको किसी प्रकार का 1% भी पुलिस का डर नहीं था। उनका डर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो पुलिस से ऐसे हंसी मजाक करते हैं, वो पुलिस को पुलिस ही नहीं मानते। मैं देखता हूँ नहीं हुआ कि मैंने जब वहाँ ट्रेन की पटरी पर चढ़ा तो मुझे खुद को पटरी से हटाना पड़ा, उनको हाथ जोड़ना पड़ा कि तुम हट जाइए। और उसके बाद आपका बेटा जब वहाँ बैठा तो वो एडीएम जो बड़ा बन रहा था, जो किसानों से कह रहा था कि आज जन्माष्टमी है, आज तो किसानों की समस्या लेके आ गए, आज तो भजन कीर्तन करो, आज तो जंगल में एक हमारे जो मुस्लिम भाई थे उनके फार्म हाउस पे चले गए। मेरा मन था कि आंदोलन खत्म हो गया तो हमारे जो गिनती के काउंटिंग जो मेन लोग हैं इनसे हम चर्चा करेंगे, चाय पियेंगे, साथ में बैठेंगे और आगे की रणनीति बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे चाहने वाले और आपके बेटे को पुलिस में चाहने वाले इतने हो गए कि पुलिस को शक होने लग गई। पुलिस 12 जिले की ये डरने लग गई कि अगर हम कोई कार्रवाई नरेश के खिलाफ या इसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो पुलिस में जो सिपाही बेटे ये नौकरी छोड़कर चले जाए। मैंने देखा है, मेरे को एक गुजर भाई, कल भी मैं जब थाने में था तो वहां पे ज्यादातर सिपाही गुजर समाज से थे। वो कोई करवली के थे, कोई दौसा के थे, कोई माधोपुर के थे। वो कह रहे थे भाई साहब आपको जहाँ पसीना गिरेगा खून गिराएंगे, आप सचिन पायलट को चाहते हो, हम आपको आप कहो तो आपके लिए नौकरी भी दाव पे लगा देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक गुजर सिपाही जो मोटपुर थाने में था, एक गुजर सिपाही जिसका नाम था बने सिंह गुजर, जो इंदौर का रहने वाला था, उसको 4-5 दिन पहले यहाँ के एमएलए ने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो मेरी बड़ाई करता था, मेरी तारीफ करता था, लोगों से कहता था कि नरेश बहुत अच्छा आदमी, इसकी मदद करना। उस बने सिंह गुजर को इन्होंने लाइन में भेज दिया। उस बने सिंह ने मुझे फोन किया, भाई साहब क्या करूं, मुझे हटा दिया। मैंने बने सिंह 6 महीने का मामला और है, 6 महीने लाइन में नौकरी कर ले, फिर 6 महीने बाद तो तेरा भाई का राज रहेगा, तेरे को जान कहीं मौका नहीं मिला तो तेरा भाई एमएलए बन गया तो तेरे को बॉडीगार्ड रखेगा बने सिंह, तुझे बॉडीगार्ड रखेगा। लेकिन बने सिंह ने कहा नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, बने सिंह गुजर ने कहा नहीं भाई साहब, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी, मुझे गुलामी नहीं करनी। आप बड़ी बात मानो, वो सिपाही बने सिंह गुजर नौकरी छोड़ के घर चला गया, कहा कि मेरे बाप दादाओं के पास बहुत कुछ है, ऐसी पुलिस की चुल्ले की नौकरी नहीं करूंगा, ऐसी गुलामी की दफ्तर नौकरी नहीं करूंगा। इस तरह से हमारे लोगों के साथ कुटाराघात होता है। हमारे बच्चे जो पटवारी सिपाही छोटी छोटी नौकरियां जो कर रहे हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ के नेताओं के खिलाफ जाओगे, नरेश के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे तबादले कर देंगे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि लाखों लोग नरेश के साथ लग गए, अब तुम तबादला किसका करोगे? अब तुम किसको ढूंढोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको बेटा फिर उसके बाद वहां से आंदोलन खत्म करके मैं महाकालेश्वर के दर्शन करने मध्य प्रदेश जा रहा था, उज्जैन। तो मुझे पता नहीं था वो हन्नावदा थाने में अचानक से पुलिस आ गई। पुलिस ने लट देकर एकदम हमें रोक लिया। मैंने मेरे ड्राइवर को कहा, मेरे भाई को कहा कि भैया रुक जा, हमें कोई इनसे टकराना नहीं है। मुझे गिरफ्तार किया और आप ये नहीं मानोगे,
आपको भरोसा नहीं होगा। जैसे मुझे गिरफ्तार किया, मैंने वहां के थानेदार को कहा कि सर थानेदार जी, आप मुझे दूसरी जगह भेज दो। अगर आप मुझे इस थाने में रखोगे तो लोग यहाँ आएंगे, बड़ा उत्पात हो सकता है, बड़ा नाटक हो सकता है, गोली चल सकती है, लोग मर सकते हैं, आप मुझे यहाँ से हटा दो। वो थानेदार को मेरी बात जची नहीं, वो थानेदार अन्ना होता को मेरी बात जची नहीं, मुझे हल्के में ले लिया उसने भी। और जब उसने मुझे हल्के में लिया तो पता चला कि 10 मिनट बाद तो थाने पे लोग चढ़ गए, पूरे हन्ना होता के आसपास के लोग। पहली बार मेरा ससुराल चढ़ गया। जो सोया हुआ था, जो मरा हुआ था, जो डरा हुआ था, जो बल्लू को भैया जी कर रहे थे, जो कंवर साहब को कंवर साहब नहीं, तो बल्लू को भैया जी कह रहे थे, वो भी कल जग गया। और जगह तो ऐसा जगह जिसका जब मैं सीन बताऊंगा तो आप भी आश्चर्य। वो पूरा एरिया, वो हन्ना होता का पूरा एरिया उस थाने पे जा चढ़ा। और थाने पे चढ़ने के बाद एडिशनल एसपी और डिप्टी ने कहा कि हमारे हैं, तो थानेदार ने कहा कि नरेश जी आपको शिफ्ट करेंगे, और एडिशनल एसपी और डिप्टी का हम वेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही एडिशनल एसपी डिप्टी आए, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे आवाज आई कि गोलियां चल रही है। वहां पुलिस ने गोलियां चलाई, हवाई फायर किए, तब जाकर पब्लिक वहां पीछे हटी। फिर भी वहां 5 जगह पंप पे सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर जब पुलिस इतनी डर गई, फिर उसके बाद मुझे जब लेके आए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देवरी गांव में ट्रैक्टर लगा दिया, एक तरफ से जाम कर दिया पूरा रोड, और वहां के देवरी के आसपास के युवा सबके हाथों में लट्टू हथियार, और गाड़ी के आगे खड़े हो गए। लट्टू हथियारों को लेके एडिशनल एसपी की गाड़ी, 3 डिप्टियों की गाड़ी, जिस धामड़िया, बंजारी, देवरी, कड़िया, उमरिया में पुलिस का सिपाही देख के भाग जाते थे कि अफीम का केस बनाने आ गए। उस देवरी, उमरिया, धामड़िया के लोग धारे गंडासी लेके पुलिस की डिप्टी एसपी के सामने खड़े हो, और खड़े होके कि नहीं गाड़ी रोक। मैंने कहा मेरा साहब मुझे उतारो नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे। एडिशनल एसपी ने कहा कांच में से कर दो। मैंने कहा साहब देख लो। उन्होंने कांच खोला, मैंने कहा अभी मेरे साथ सारे लोग हैं। मैंने कहा भैया मान जाओ, और कोई अनहोनी हो जाएगी रात का समय, कि नहीं भाई साहब। उन्होंने कि नहीं आपको करना पड़ेगा, हम आपको नहीं जाने देंगे चाहे आज कुछ भी हो जाए। मैंने एडिशनल साहब को कहा, मेरा साहब कत्लेआम हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। मैंने एडिशनल साहब को कहा, तो एडिशनल साहब को विश्वास, उनको डर था कहीं इसको हटा ले, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम को तो नौकरी चली जाएगी। मैंने उनको कहा, मैं खानदानी बेटा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ, भागूंगा नहीं, फरार नहीं हूँ। ऐसा लोगों को लगता है कि लोग पक जाए। मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूँ। मैं उतरा गाड़ी में उतरा, मैंने उनके हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े तो वो नहीं माने कि नहीं भाई साहब नहीं जाना। लास्ट में मैं उनके पैरों में पड़ा, मैं ढुकरिया करके उनके जब पैरों में पड़ा, मैंने कहा कि मुझे आज जाने। कल 3 बजे तक अगर मुझे नहीं छोड़े पुलिस, तो उसके बाद पूरे राजस्थान को जाम कर देना, लेकिन आज मुझे जाने दो, क्योंकि रात का समय है, रात का समय सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई गोली चल गई, कोई पुलिस वाले, मेरे को पता, मैं सीन देख रहा था, कांप रहे थे, उनको लग गया था आज हमें मरना, आज हम मरे। फिर ये सब किया। मैंने कहा कि रात का समय अगर कोई अनहोनी हो जाए तो पूरी जगह जाम था, थोड़ा कुआं जाम था, अटरू जाम था, अल्डान जाम था, काला तलाव जाम था। और जैसे ही वहाँ घटना होती तो वो आग एकदम पूरे राजस्थान में भभकती, और उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। लेकिन उन्होंने फिर मेरी बात मानी, और मेरे बात मानते जैसे ही उन्होंने रास्ता दिया, रास्ता देने के बाद आप मानोगे नहीं, जो एडिशनल एसपी मुझे गिरफ्तार करने आया था वो मेरे गले लिपट गया। वो एडिशनल एसपी मेरे गले लिपट गया, और उसने कहा तेरी जननी को धन्य है बेटा, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द की औलाद है। हम जो तेरे बारे में सोचते थे तो उससे बिल्कुल अलग तरह का है। हम नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई हुड़दंगी है जो लड़ाई झगड़े करता है। हमें नहीं पता था कि तेरे अंदर इतनी मानवता भरी हुई है। उसके बाद
मैंने देखा कि जैसे वहां से निकले, फिर अन्ना साहब ने फोन किया, उन्होंने फिर मेरा फोन वहां थाने में शायद अभी पता नहीं आएगी ना, फिर डिप्टी साहब के फोनों से मेरी फोन करवाई गई। मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। मैंने कहा कि साहब मेरा छोटा भाई मैनेजर है, उससे मेरी बात करा दो तो वो मैनेज कर लेगा। सौभाग्य से बात कराई, फिर सौभाग्य में जहां जहां भी जाम लग रहे थे, मैंने कहा तुरंत हरीश बंटी से, भरत से इनसे बात करो, और जो हन्ना में जो लोग हैं उनके हाथ जोड़ के कहो कि भाई आज रात को भी चले जाओ, क्योंकि रात के समय हो सकता है कोई नशे में, दारू में कोई अन्य आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति कोई गड़बड़ कर दे तो उसका पश्चाताप हमें करना पड़ेगा। वहाँ हमने समझाया, लेकिन जैसे एडिशनल साहब और डिप्टी साहब की 3 गाड़ियां हमारे साथ जा रही थी, पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने, वो होपलेस हो गए थे, घबरा गए थे। फिर मैंने कहा साहब मैं बैठा हूँ, जहाँ लोग रोकेंगे मुझे आप मौका दो, मैंने इतनी ताकत है कि मैंने जिस सेना को तैयार किया वो सेना आदर्श की सेना है, वो अनुशासित सेना है, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। धीरे धीरे हम आए, फिर हम अटरू में आ गए। जब तक मैंने धोड़ा कुआं जहाँ जहाँ जाम लग रहे थे उनको फोन कर करके हटवाया, और अटरू में जब आए तो अटरू में अल्डान में आगे मेड़मा में जाम था। फिर उन्होंने हमारी जो गाड़ी थी उसको उधर जेल की तरफ होके पिपलोद होके और फिर घुमाई। और उसके बाद जो एडिशनल साहब जो मेरे पहले हो सकता था खिलाफ होंगे, हो सकता है डिप्टी साहब मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन उस घटनाक्रम के बाद जो एडिशनल साहब ने ऊपर वहाँ जो मैसेज किया आई थी साहब को ऊपर के लेवल पे कि साहब जैसा हम सोच रहे थे ये लड़का बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इस लड़के का अपमान हुआ इसलिए इस लड़के ने आंदोलन किया है। फिर उसके बाद सारा सिस्टम बदल गया, और जो 2 मुकदमे दिनेश के झारखंड के मेरे ऊपर लगाए थे, जो बमोरपुर के थाने में और जो कवाई के थाने में, आप मानोगे नहीं, कल का मामले में तो 151 में मुझे छोड़ दिया, और वो दोनों मुकदमों में थाने में जमानत ले ली, जिसके लिए मुझे 1 महीने जेल जाना पड़ा। ये पहली बार हुआ है कि एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें थाने में जो 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें जेल जाना पड़ता। या तो कर्नल भैंसला था ऐसा जिसने जो आंदोलन किया तो 1 दिन जेल नहीं गया, या आपका बेटा था जो आंदोलन भी कराया। मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ताकत आपने कल दिखाई, जो ताकत आज आपने दिखाई, इस ताकत को आप सुरक्षित रखो, इस ताकत को सुरक्षित रखो। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, मैं बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, लेकिन आप जिसको वोट देते हो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाओ, पार्टी के बारे में मत सोचो, क्योंकि पार्टियां तो टिकट उनको देती है जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े नेताओं की चमचागिरी करते हैं। पार्टियां आप देख लो, पार्टियां जिनको टिकट देती है, पार्टियां जिनको टिकट देती है, जिनको पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, वही पार्टी के नाम पर बढ़कर आज हमें शोषण कर रहे हैं, हमें जेलों में भेज रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज कोटा संभाग के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये पूरे संभाग के आरोपी के लोग यहाँ हैं। आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स कोई भी हो, जो किसान का बेटा हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे गुर्जर समाज का हो, चाहे माड़ी समाज का हो, चाहे लोधा समाज का हो, चाहे जो ब्राह्मण जो खेती करता हो, जिसके भी खेतों में रहता हो, जो खेतों में रहता हो, खेती करता हो, जो किसानों को अपने दिल में रखता हो, उसको वोट दिया करो। उनको वोट मत दो जो व्यापार करते हो, जो तुम्हारे वोट को बेचते हो, तुम्हारे किसान भाइयों का शोषण करते हो, उनका वोट मत देना। मैं तो यही निवेदन करूंगा, मेरा तो पता नहीं चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि आपका बेटा वो राजनीति कर रहा है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इस तरह की राजनीति नहीं करता। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति तो केवल पोस्टर चिपका देता, बैनर चिपका देता, टिकट मांगने के लिए बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटता, गुलामी करता, चमचागिरी करता। टिकट मांगने वाला व्यक्ति कभी जेल जाने की नहीं सोचता, आंदोलन करने की नहीं सोचता। टिकट मांगने वाला एमएलए बनने वाला व्यक्ति रेलवे ट्रैक जाम करने की नहीं सोचता। आपका बेटा एमएलए नहीं बनना चाहता, आपका बेटा सांसद नहीं बनना चाहता। एमएलए तो मैं 2008 में भी बन रहा था, 2013 में भी बन रहा था, क्योंकि आपका बेटा कर्नल फैसला बनना चाहता है, आपका बेटा किरोड़ी लाल मीणा बनना चाहता है, आपका बेटा हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है।
आपका बेटा इस हाड़ौती को जगाना चाहता है, आपका बेटा इस पूरी हाड़ौती में चिंगारी पैदा करना चाहता है। और मैं देख रहा हूँ ये चिंगारी भड़क उठी है। के बच्चे एमएलए बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो ये अडानी जो पावर प्लांट है, इस अडानी में किसानों के बच्चे नौकरी करेंगे। वो जो चौकी थर्मल में जो प्लांट लगा हुआ है, उसमें भी आपके बच्चे उसमें रोजगार करेंगे, उसमें धंधा करेंगे। जितने किसान के बच्चे बड़े पदों में चले जाएंगे, एमएलए एमपी बन जाएंगे, तो आपके बच्चों को जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोडों के ठेकेदार बनाएंगे, उनको रोडों के ठेके दिलाएंगे, उनको पीएचडी के ठेके दिलाएंगे। आप केवल खेती बाड़ी पर डिपेंड मत रहो, आप केवल खेती बाड़ी पर डिपेंड मत रहो। खेती बाड़ी से काम चलने वाला नहीं है, आपको धंधा करना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को नौकरी दिलाओ, और बच्चे नौकरी नहीं लगे तो उनके बाद उन बच्चों की सुरक्षा करेंगे हम लोग। करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान मुझे उस जगह का, लेकिन आज नरेश ने वो कमा लिया जो इस हाड़ौती में किसी ने नहीं कमा। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपका समय आ गया। उत्तर प्रदेश में जैसे किसान नेता राजनीति करते, महाराष्ट्र में जैसे किसान नेता, किसानों के हितों की अब मैं आपको सौगंध देता हूँ नीम के पेड़ के कि कोई भी पार्टी फोर्टी की रैली में बुलाए मत जाओ। आप जाओ जहां किसानों की मीटिंग, जहां किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, जहाँ समर्थन मूल्य में कांटे लगाने की बात हो, जहाँ फसल बीमा की बात हो, जहाँ आपके हकों की बात न करना। हम गुलाम नहीं है, हम चमचे नहीं है। इन पार्टियों को हम बनाते हैं, इन पार्टियों को चलाते हैं, और ये जो पूरा देश है, ये जो भारत है, इस भारत का हम अन्नदाता है, हम इस भारत के मतदाता है। हम अगर अन्न पैदा बंद कर देंगे, हम खेतों में काम करना बंद कर देंगे, तो ये देश भूखा मर जाएगा, ये देश भूखमरी में फैल जाएगा। अगर ये देश चल रहा है, ये देश अगर संपन्न है, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की फैक्ट्रियों से नहीं है, ये देश संपन्न है। तो आप और हम जो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, और ये मंडियों में ले जाते हैं, उससे ये देश चल रहा है। इसी बात को लेकर आप सब लोग आए, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग भी हैं। अगर कोई वक्ता, कोई नेता इस तरह क्यों, मैं भाई कारू को बुलाना चाहूंगा इतना। इसको मैंने देखा तो जैसे पुलिस दिखते है कूदने लगता है। इसलिए बहुत बदलाव, चीजें बदल रही, सिस्टम बदलेगा, और